चलो देखो, ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन की आज अपन बात करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन की बात करेंगे हम लोग। वर्क एनर्जी पावर कल हमने किया था और न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। हम्म, बात होगी आपसे ग्रेविटेशन की। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ग्रेविटेशन। मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो, हाँ, ग्रेविटेशन जो है, सोहनलाल इधर देखो। अब ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा। सोहनलाल से स्टार्ट करेंगे। गुरुत्वाकर्षण। देखो, तो गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, है ना। और आप लोगों से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ भाई सोहनलाल, देखो दो चीज़ें हैं। एक तो है ग्रेविटी, जिसे हम हिंदी में गुरुत्व कहते हैं, और एक है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहा जाता है, और ग्रेविटी किसे कहा जाता है, गुरुत्व किसे कहा जाता है, वो बताओ मुझे। और क्या, तो तुम ही बताओगे, हैं? बताओ, नहीं तो फिर छोटू से पूछेंगे। हाँ भाई छोटू बताओ, ग्रेविटेशन क्या होता है? इतना ही? हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ फटाफट। नहीं, इधर आ जाओ, यहीं पे दिमाग चलेगा। आ जाओ फटाफट बिना शर्माए। दिमाग इधर ही चलेगा तुम्हारा। हाँ भाई राहुल, तुम मुझे बताओ जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैंने एक चीज बताई थी, ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होती है? हाँ, चलो भाई कोई बात नहीं, नए जो स्टूडेंट हैं इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। आप बताओ बच्चे, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है? हाँ, ये बात सुनना चाह रहा था मैं, एट्रैक्शन फोर्स। हाँ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और ग्रेविटी क्या होता है? अर्थ जो है एक पुल फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। चलो देखो, अब हम सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। इसके बाद सेकंड चीज़ जो है ग्रेविटी, ग्रेविटी गुरुत्व के बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ की। चलिए, अब बात करते हैं इन सब चीज़ों की, है ना। सबसे पहले ग्रेविटेशन, कि आखिर ग्रेविटेशन होता क्या है। तो देखो जो इन्होंने बताया, ठीक है, तो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपने मतलब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो एक्ट करता है, जो सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है? सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास क्या है? m2। इनके बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो r है। तो ये जो है, ये जो फोर्स लगता है इसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन ने ये बताया कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो मासेस होते हैं, मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो बीच में डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, तो आपको पता है कांस्टेंट लगाया जाता है। तो ये हमने कांस्टेंट लगाया, और जो ये कैपिटल जी था इसको क्या कहा गया? क्या कहते हैं कैपिटल जी को? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल और कांस्टेंट, हिंदी में अगर कहा जाए तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एनडीए के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और जिनके पास पेपर वगैरह वो चेक भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁴। यूनिट निकालना चाहें, चलिए इसके आगे यूनिवर्सल वर्ड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये हर जगह सेम रहता है। जिस जगह यूनिवर्सल वर्ड लगाया जाता है इसका मतलब मान के चलो वो हर जगह सेम ही रहने वाला है। मतलब ये हर जगह सेम रहेगा। अगर आप अर्थ की बात करें, मून की बात करें, किसी भी जगह बात करें, तो हर जगह सेम रहता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार इसकी डायमेंशन भी पूछी गई है, तो मेरे बच्चों डायमेंशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो mL_t-2 है, ये फोर्स की हो गई, ये L2, और ये कितना हो जाएगा? m2। तो डायमेंशन अगर देखा जाए तो m-1 L3, ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ये आपकी हो जाएगी डायमेंशन। तो कैपिटल जी की जो डायमेंशन होती है, विमा होती है, ये m-1 L3 t-2 कुछ ऐसे होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, है? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं, है ना। पहले ग्रेविटेशन फोर्स पे ही बात करते हैं। ग्रेविटेशन जो फोर्स है, देखो वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है, दीर्घ परास का बल है। अर्थ से सन तक लग रहा है? अर्थ से मून तक लग रहा है। बहुत लंबी दूरी है बच्चे ये तो। इसका मतलब ये है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये वाला फोर्स नहीं है ये फटाफट, है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। समझ रहे हो? हाँ, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। चलो दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीक फोर्स है। क्या है? वीक फोर्स। तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? हाँ भाई छोटू, हाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स सबसे ज़्यादा कौन सा है? हाँ, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड नंबर पे कौन आता है? कौन सा फोर्स आता है? अरे हाँ राहुल बताओ फटाफट। देखो सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड नंबर पे कौन सा फोर्स आता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल जो होता है। तो जो आपका, वैसे तो देखो 4 प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं, 4 टाइप के फोर्स होते हैं अर्थ पे। जो हमारे, हम जब बात कर रहे हैं तो 4 टाइप के फोर्स होते हैं जो डिफाइन किए गए हैं। पहले नंबर पे डिफाइन किया गया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स,
जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये, और ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो वीक फोर्स है। कितना ज़्यादा वीक है, मैं इसको इलेक्ट्रिक फोर्स से अगर कंपेयर करूं तो 10⁻43 टाइम्स, 10⁻43 टाइम्स ग्रेविटेशन फोर्स का होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। या फिर अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स पता करें तो 10⁻43 गुना कम होता है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अच्छा तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। लॉन्ग रेंज फोर्स है, वीक फोर्स है, सेंट्रिक फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लगता है, सेंट्रिक फोर्स है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए कंजर्वेटिव है। दो टाइप के फोर्स होते हैं, संरक्षी बल और असंरक्षी। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ पे कैसे नहीं करता है, समझाता हूँ। अर्थ और सन के बीच में प्लैनेट्स आते हैं और बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। देखो कोई एस्टेरॉयड टूट रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन कम ज़्यादा थोड़ी होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तो उतना ही रहता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि जो फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डिपेंड करता है। इस सरफेस को ज़्यादा अपन रफ कर दें, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये संरक्षी बल है। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या है, देखो अर्थ जो है ना, अर्थ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचती है, पुल लगाती है, खींचती है, एक फोर्स लगाती है उसके ऊपर। इस इफेक्ट को ग्रेविटी कहा जाता है, गुरुत्व कहा जाता है अर्थ के इस इफेक्ट को। और जिस एक्सेलरेशन से वो खींचती है ऑब्जेक्ट को उसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहा जाता है जी। इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल जी, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर कहाँ होती है, इक्वेटर पे। और पोल्स पे कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है पोल्स पे। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ 9.8 था, यहाँ पे 10 था, तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई पर्सन है वो इक्वेटर से जो है भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जा रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों, बढ़ेगी, और वापस आ रहा है तो घटेगी। अच्छा कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जो ये स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे अगर आप पहुंच जाओ तो स्मॉल जी होता है 0, यानी कि ग्रेविटेशन भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, हम्म हम्म रीजन पूछा था, रीजन बता देंगे, अभी देखते जाओ तुम। देखो मैं बताता हूँ, हाँ तो क्या होता है, डेंसिटी क्या हो जाती है, देखो मैं बताता हूँ, तुम इधर समझो। अरे सारी चीजें बता देंगे, इधर देखते जाओ। यहाँ पे सेंटर पे क्या होती है, 0। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, अर्थ में नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। ऊपर की तरफ जाते हो तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। लेकिन अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहे हो, अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहे हो, तो जी की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। आप यहाँ से एवरेस्ट पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे, माउंटेनियर हो तुम, है कि नहीं। तो एवरेस्ट पे जा रहे हो तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, कम होगी, स्मॉल जी की वैल्यू। ठीक है, उससे वापस नीचे आ रहे हैं, हाँ उससे नीचे आ रहे हैं, मतलब माउंट एवरेस्ट से नीचे आ रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, नीचे आ रहे हो ना। यानी कि अगर माउंट एवरेस्ट पे देखा जाए तो आपका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। जी की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। लेकिन अगर अर्थ की सरफेस पे देखा जाए तो तुम्हारा वेट क्या होगा, ज़्यादा। पोल्स पे जो है सबसे ज़्यादा होगा, है ना। अच्छा अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो वेट कितना होगा, 0।
जीरो होगा। एक बात और बताता हूँ, अर्थ के रोटेशन का फर्क। अगर आप अर्थ को रोटेट करवा रहे हैं, जैसे अर्थ को जो है 17 टाइम्स ज़्यादा स्पीड कर दी गई है रोटेशन की, तो मेरे बच्चों जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है इक्वेटर पे। वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उड़ने लग जाएगा, वेटलेसनेस आ जाएगी, भारीनता आ जाएगी। इसका मतलब हमें पता चला कि अगर अर्थ जो रोटेशन कर रही है उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो जी की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब रोटेशन को अगर डिक्रीज करेंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, कोई फर्क, क्योंकि आपने ना तो स्पीड को बढ़ाया है ना घटाया है। तो एक बार फिर से आपसे ही पूछ लेते हैं, सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, सेंटर की तरफ जाते हैं जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, डिक्रीज होगी। अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहे हैं, इंक्रीज होगी। ठीक है छोटू, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, बढ़ेगी। ठीक है, और रोटेशन को तेज कर दिया है, अर्थ के रोटेशन को तेज कर दिया है, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। रोटेशन को धीरे कर दिया है, बढ़ेगी। और रोटेशन चेंज कर दिया है, डायरेक्शन चेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो रीज़न क्या होता है, तो रीज़न जो है आप आसानी से देख सकते हो यहाँ पर। हाँ सेंटर हो गया ना, जो कोर है, कोर के जो मिड में है वो सेंटर उसका पॉइंट है। वो तो जो है, चलो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो मैंने डिस्कस किया है वो देखते हैं। हमने बात करी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है, हमने यहाँ पर बात करी और ये फॉर्मूला जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया। वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है बच्चे, लास्ट में वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर नीचे आएगा। डायमेंशन की हमने बात करी, हाँ बहुत अच्छी बात कही है इसने। जो जी की जो वैल्यू होती है ना, कैपिटल जी की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बॉडी, यूनिवर्सल है। मून साइज में कम होगा, अर्थ बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहती है। ठीक है, अच्छा मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता। एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ, जैसे मान लो अर्थ और सन है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मानते हैं, यहाँ पे पानी भर चुका है, बिल्कुल कंप्लीट, अर्थ और सन पूरे कंप्लीट पानी में डूब चुके हैं। अब मैंने आपसे पूछा इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जो है पहले F था, अब कितना होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मीडियम का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फोर्स भी कंजर्वेटिव है। हाँ हाँ, वो वैक्यूम में होता है बच्चे, वैक्यूम हाँ, नॉर्मल तो कहाँ से होगा, नॉर्मल तो आप अगर वैक्यूम में आप पेपर ले रहे हो और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो उससे ज़्यादा भारी, आप उसको गिरा रहे हो, तो दोनों एक साथ आएंगे। लेकिन नॉर्मली जो है आप गिराओगे तो फिर वहाँ पे तो रिटार्डेशन बॉयंट फोर्स का ही लग जाएंगे ना। यही तो मज़े की बात है, इसलिए तो 9th में थे उस टाइम तुम, अब तुम 11th 12th में डिटेल में पढ़ोगे, है कि नहीं। 9th में तो ग्रेविटेशन इतना सा है, लेकिन अभी मैंने नहीं नहीं, आपको आपको क्या, आपको टीचर से पूछ लेना चाहिए था कि सर ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर वो आपको बता देते बच्चे ऐसा वैक्यूम में होता है। ठीक है, वैक्यूम में होता है, करके देखना, नहीं तो आप यूट्यूब वगैरह जो है उन्हें बहुत वीडियो हैं, आप चेक करोगे तो पक्का हो जाएगा। अब एयर के अंदर फेंकोगे तो यार रिटार्डेशन भी तो लगेगा एयर का। हाँ तो देखो देखो एक बात और, वैसे तो पूछा, यही तो चर्चा कर रहा हूँ, एक बार इधर देखो तुम, जो फोर्स है, अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसे वेक्टर फॉर्म में बताया जा सकता है, तो देखो वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे बताया जाता है, जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है इस तरीके से हम बता सकते हैं। या तो आप आर कैप लिख रहे हैं तो आर स्क्वायर लिखें,
और जब कैप हटा रहे हैं तो यहाँ पे आर क्यूब लिखें। ये वेक्टर फॉर्म के अंदर बताया जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज इसकी बता दी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी बता दी है। एक बात और, जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे इधर देखो फटाफट, वो सारी चीज़ें आ रही हैं अभी। स्मॉल जी का फॉर्मूला जो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। हम डेराइव भी कर सकते हैं। डेराइव कैसे? एफ बराबर एम जी होता है और जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू जानते हो, एम अर्थ का मास है, आर जो है, आर की वैल्यू आप रख दो 6400 किलोमीटर। आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसकी वैल्यू मून पे निकालना चाहते हो तो मून का मास रखो, मून की रेडियस रखो, मून के लिए भी आ जाएगी। वैसे मून के ऊपर ग्रेविटेशन अर्थ का 1/6 होता है। अगर यहाँ पर किसी का वेट 60 है तो वहाँ पर जो है 6 रह जाएगा, सॉरी 10 रह जाएगा। 1/6 होता है, 10 रह जाएगा, ठीक है। एक बात और, क्योंकि मास जो होता है ना, मास आप सभी को पता होगा, मास को लिखा जा सकता है रो इज इक्व टू एम बाई वी। पता है क्या? नहीं पता बच्चे? रो क्या मतलब क्या होता है? डेंसिटी। एम का मतलब मास, वी का मतलब वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो हम एम बराबर रो वी लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर इधर देखते जाओ, इस जगह जो अर्थ का मास है आप रो वी लिख सकते हो। तो हमने रो लिख दिया। और अर्थ एक स्फीयर है। अर्थ क्या है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो जी होता है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ से आप बता सकते हैं जी डिपेंड करेगा रो पे, जी डिपेंड करेगा किस पे? इधर देखो, जी डिपेंड करेगा जी पे और जी डिपेंड करेगा किस पे? आर पे। अब देखो ध्यान से, जो आप पूछना चाह रहे थे, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो रही है? जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू कम होती है तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो सीधी सी बात है कि आपका जो है ग्रेविटेशन भी क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। आर वाला ऑप्शन नहीं था तो फिर दूसरे पे जा सकते हैं अपन। दूसरे पे कैसे? देखो, देखो रुको एक बार। दूसरा जो ऑप्शन है एक्सेलरेशन, जब अपन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, तो ये देखो, ये देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। अब देख लो यहाँ पे साफ, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस ऑन गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम इक्वेशन दिस। ये जो आपकी इक्वेशन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, आप उसको मान नहीं रहे, है कि नहीं? तो ये देखो यहाँ पे देख लो फिर से, मैंने क्या कहा? आर की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो साफ लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आर माइनस डी आ रहा है मेरे बच्चे, आर माइनस क्या आ रहा है? कम होता जा रहा है। तो कम होता जा रहा है तो जी की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। अब हो सकता है ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ, वो आप देख लेना। हाँ, मेरे को पेपर दिखाओ, ऐसे तो क्या पता चलेगा। हाँ, ऑप्शन ऐसे ऐसे नहीं, ये था वो था। हाँ हाँ, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं इसमें फटाफट। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं, ये अपन डिटेल के अंदर अभी देख नहीं रहे, है ना? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ, किधर है? चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मैंने तुम्हें बताया था, वो डिपेंड किस पे करता है? रो पे करता है। और किस पे करता है? आर पे। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ मैं। अर्थ है, ठीक है, अर्थ की डेंसिटी जो है अगर इंक्रीज कर दी जाए तो जी की वैल्यू
बढ़ेगी। अर्थ की रेडियस को बढ़ा दिया जाए, अर्थ की रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जी की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसे छोड़ो। हाँ, वेरिएशन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पे जो है, जो वैल्यू होती है आपकी किसकी, जी की बात कर रहा हूँ मैं। जी की वैल्यू कम होती है, जबकि ये पोल्स होता है, पोल्स पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है। ये शेप ऑफ अर्थ की वजह से आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जी पी इज इक्वस टू जी 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जो इक्वेटर होता है ना, वहाँ पर जो हमारी अर्थ है ना, वो थोड़ी सी चपटी है, थोड़ी सी चपटी है, गोल नहीं है, ऊपर से जैसे काट दिया हो। यहाँ पर जो है 21 किलोमीटर ज़्यादा है, यहाँ पर 21 किलोमीटर कम है। तो यहाँ पर अपने को जी ज़्यादा मिलता है, सॉरी जी जो है 9.8 मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। वो इस वजह से आता है, ये जो फैक्टर है इसके डिफरेंस की वजह से आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने हाइट की बात की आपसे कि जब अपन हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ज़्यादा किसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, कम होती है। अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम। अब क्यों होती है, उसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आर प्लस एच जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे ऐसे फालतू के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सीधा फॉर्मूले पे आ जाया करें, क्योंकि आर के अंदर हमने इस किसको ऐड कर दिया है, एच को। ये वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो जी का मान ऑलरेडी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये फॉर्मूले से ही तो आते हैं सारा सब कुछ, है ना। तो ये देखो, ये यहाँ पे लिख भी रखा है कि जी डैश 1/r² होता है। तो जब आप इसको इंक्रीज करोगे तो जी तो क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, ये चर्चा मैं कर चुका हूँ आपसे। अच्छा इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डेप्थ वाला, तो डेप्थ वाली भी मैंने आपसे बात अभी कर ली है, थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि डेप्थ में जब अपन जाते हैं तो आर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। देखो डिक्रीज हो रही है, और जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस डी। तो बच्चे ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस फैक्टर के थ्रू हम बता सकते हैं, इस फैक्टर के थ्रू हम बता सकते हैं, जब आप अंदर की तरफ जाएंगे, अर्थ के अंदर जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। आया कि नहीं आया, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छा देखो रोटेशन के कारण मैंने आपको बता दिया कि रोटेशन के कारण क्या होता है। ठीक है, रोटेशन के कारण क्या होता है, फॉर्मूला एक बार देख लो रोटेशन का। देखो मैं पूरा आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे आता है क्या नहीं आता, वो सब बता सकते हैं अपन, लेकिन अभी शॉर्ट में चल रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है, और इसको थीटा कर दो, क्या कर दो, एक बार थीटा कर दो। ये फॉर्मूला होता है ओरिजिनल। ये जो फैक्टर होता है ना ω²r, ये रेस्पॉन्सिबल है जी का मान ज़्यादा करने के लिए, कम करने के लिए। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये फैक्टर जी में से माइनस होगा, तो जी की वैल्यू में क्या मिलेगी, कम। तो इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तो जी की वैल्यू क्या मिलती है, इसके ऊपर डिपेंड है। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा थीटा की जब यहाँ पे बात हो रही है तो देखो ये 90 डिग्री है, ये अपने पोल्स हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये पूरा जो फैक्टर होता है ना, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाता है पोल्स पे। तो मजे की बात ये बताता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो होती है, हाँ अर्थ को जो है, हाँ अर्थ जो होती है उसको अगर 17 टाइम्स तेज घुमाया जाए, अर्थ को 17 टाइम्स तेज घुमा दिया जाए, तो मैंने कहा था वेटलेसनेस आ जाती है। किस जगह आती है वेटलेसनेस, वेटलेसनेस किस जगह आती है, हाँ अरे बच्चे पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो तुम। अर्थ को 17 टाइम्स जो है तेज घुमाया जा रहा है,
तो वेटलेसनेस भारीनता कहाँ जाती है? इक्वेटर भूमध्य रेखा पे है। जबकि पोल्स पे ऐसा होगा क्या? इसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हो चुका है, तो पोल्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो? पोल्स पे तो मैक्सिमम रहेगा, वहाँ से चीज़ें उड़ेंगी नहीं। समझ रहे हो? तो ये जो है ये इफेक्ट होता है। और आपको पता है इक्वेटर पे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ज़ीरो। तो ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाला पार्ट 1 हो गया, तो मैक्सिमम फैक्टर माइनस होता है। क्या माइनस होता है? इस वजह से इक्वेटर पे वैल्यू 9.8 मिलती है ना? तो ये रीज़न होता है आपके वेरिएशन का। ठीक है, वेरिएशन का। अब पूछो। हाँ, इधर दो। क्वेश्चन नंबर 30। भाई इन्होंने पूछा है ऑन प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर पूछा गया है देर इज़ नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द। तो जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, ठीक है, वो कहाँ पर नहीं होगा? ठीक है, देर इज़ नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट दी। अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो आपका फोर्स है वो कहाँ नहीं लगेगा? कहाँ नहीं लगेगा? पोल्स पे नहीं लगेगा। ज़ीरो हो गया ना। एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 आ रहा है, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी चर्चा करी है मैंने तुमसे, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है? ज़ीरो। और क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 30 है, इसका आंसर यही है। चलो ऐश करो, पकड़ो। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। भाई पोल्स पे ज़ीरो हो जाता है ना, अभी बताया ना, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस 90 हो गया ना, कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो, इसलिए वो पूरा का पूरा हट जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। बाकी हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जैसे मैं तुम्हें डायग्राम बना के बताता हूँ। छोटी बच्ची, ये हमारी अर्थ है, ये रोटेशन कर रही है, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। मान लेते तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा मास एम है, यहाँ पे एंगल थीटा मान लेते हैं, तुम पे ऐसे लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और यहाँ पर लगेगा तुम्हारा थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है ना, 90 डिग्री होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। चलो वही है, वहीं पे ज़ीरो हो जाएगा। दोनों सेम ही तो हैं, है ना? दोनों सेम ही तो चीज़ होती है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है मेरे को ढूंढ के बताओ तुम, कौन सा क्वेश्चन है ये, है ना? तो ये चीज़ आ गई समझ में। हाँ, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ग्रेविटेशन जो है ना, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, जी का मान सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर जो है ग्रेविटेशन फील्ड की बात करते हैं। क्या हुआ? कौन सा है? अरे लिखा हुआ तो है इसमें। इतनी देर हो गई तुम संघर्ष कर रहे हो इस पेपर के ऊपर, सब कुछ लिखा हुआ है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस। मजे ले रहे हो तुम भी, है? ये लो। छोटी बच्ची हो क्या है? कुछ नहीं है ये लो, टेंशन में आ गए। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हाँ हाँ छोटू, अब तुमसे ही पूछूंगा मैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ठीक है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आखिर क्या होगा, ये मुझे बताइए। या ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपन बात कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? क्या लग रहा है? हाँ, एक एक स्टूडेंट से आप बताओ बच्चे। बहुत बढ़िया, देखो एकदम सही है। ये कंसेप्ट दो जगह आता है, दो जगह अपन इसको डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है,
ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ में क्या होता है, अब आप ग्रेविटी कहाँ तक बताओगे, ग्रेविटेशन तो वीक फोर्स है, कहाँ तक बताओगे ग्रेविटी है। तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस बना लेते हैं। हम इमेजिनरी लाइंस बना लेते हैं जो अर्थ की ग्रेविटी बताने का काम करती है। इमेजिनरी लाइंस बना लेते हैं जो अर्थ की ग्रेविटी बताने का काम करती है। अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, जहाँ तक वो ग्रेविटेशनल पुल, जहाँ तक वो ग्रेविटेशनल पुल फील करेगा, क्या फील करेगा, ग्रेविटेशनल पुल, वही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। वही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, दो तीन कंसेप्ट और समझते जाओ इसमें। इसमें तुम दो तीन कंसेप्ट जो है वो और समझो। देखो, ये अर्थ है, ठीक है, ये इसकी हम इमेजिनरी जो है, इमेजिनरी लाइंस बना देते हैं। अब मैं तीन कंसेप्ट आपको एक साथ बताऊंगा, तीनों इसी से रिलेटेड है, समझना। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जो मैंने राहुल से पूछा था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ आपसे पूछी जाती है मैग्नेटिज्म में, और हाँ, वहाँ पर दो जगह पूछा जाता है। इंटेंसिटी जिस भी जगह वर्ड लिखा हुआ आ जाए फील्ड की, वो वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत अच्छा याद है, सदिश राशि होती है वेक्टर क्वांटिटी, और इसे हम यहाँ पे आई से बताते हैं। ये होती है एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम। अब मैं समझाता हूँ क्या। कोई मास है, जैसे कि तुम ही लोग हो, आप उसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आए। उस मास के ऊपर जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, उसे ही अपन ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। या फिर फिजिक्स के अंदर ये इनको याद करने का एक तरीका है कि जो अपॉन में आता है उसको यूनिट माना करो। तो यूनिट मास पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे ही अपन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ और मास के लिए जी एम एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। एम यहाँ पर कैपिटल एम अर्थ का मास है, स्मॉल एम किसका मास है, जो ऑब्जेक्ट दे रखा है। आर जो है ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर एम से एम कैंसिल आउट हो गया, जी एम अपॉन क्या हो गया, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। यूनिट की बात करें न्यूटन अपॉन किलोग्राम। ये कैपिटल एम ये अर्थ का है, ये अर्थ का मास है, ठीक है। तो न्यूटन अपॉन किलोग्राम जो है ये आपका हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगी, ठीक है। बाकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं इससे, और वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा कंसेप्ट और समझो। मान लेते हैं ये जो आपका ऑब्जेक्ट था ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर इनफाइनाइट पे क्यों रख रहे हो। इनफाइनाइट पे इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं होगा। आप बता सकते हो क्या कहाँ तक ग्रेविटेशन नहीं होगा, नहीं बता सकते। तो मैं मान लेता हूँ इनफाइनाइट पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। अब मुझे इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन फील्ड में लाना है। इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को किस में लाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना है। तो मुझे उस पर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फोर्स या फिर मैं कह दूं वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस ऑब्जेक्ट पे जिस एनर्जी में सेव होता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे बच्चों, जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। और आपको पता है W बराबर क्या होता है, W बराबर और क्या होता है, मेन फॉर्मूला F इंटू F डॉट ds।
यहाँ पर एस तो है नहीं डिस्टेंस, आर से डिस्टेंस बता रहे हैं, और यहाँ पे फोर्स कौन सा है, अरे बोल दो, ग्रेविटेशन फोर्स, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे बच्चों जो आपने पढ़ा था ये आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कल ही पढ़ा है हमने वर्क एनर्जी पावर में, वो ऐसे आता है, वर्क के बराबर होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको लेके आ रहे हो आप, वर्क करना पड़ेगा, वर्क जो है एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एनर्जी कौन सी होती है ज़्यादातर, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। वर्क एफ इंटू एस होता है, एस तो है नहीं, यहाँ पे आर दे रखा है, डिस्टेंस को आर से आर को काट दिया, माइनस आ गया। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो छोटू ने कही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्शन फील्ड है, क्या है, अट्रैक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और फिजिक्स में एक बात याद रखना, जिस फील्ड में अट्रैक्शन होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। क्या होती है, जैसे एग्जांपल और देता हूँ, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, वैद्युत स्थितिकी, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को भगा रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। तो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, है कि नहीं। तो मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, तो वो इनफाइनाइट पे होती है, क्योंकि इनफाइनाइट आर रखोगे, इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इसलिए होगा, ग्रेविटेशन फील्ड तो है ही नहीं इनफाइनाइट पे, तो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। अच्छा एक बात और, ये जो आप वर्क डन करते हैं, जो आपने वर्क डन किया है पर यूनिट मास, वर्क डन किया है क्या, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल, हिंदी में कहा जाता है मेरे बच्चों विभव, गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। आप चाहें तो इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो एफ इंटू आर, एम से एम काट देना, ठीक है, आर से आर काट देना। एक बार देखते हैं, जी एम एम डॉट आर, आर स्क्वायर इंटू एम, एम से एम काट दिया, आर से क्या काट दिया, आर काट दिया, आंसर क्या आ गया, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बताई जाती है, इसको नहीं बताया जाता, ठीक है। तो ये जो है, ये 3 टॉपिक थे इसके अंदर। एक बात और समझो, एक टर्म आती है जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। क्या नाम है, एक बार मैं बता देता हूँ जो हमने डिस्कस किया अभी, कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्कस किया है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर इनसाइड अर्थ देखा जाए तो देखो आपको दे रखी है, इनसाइड अर्थ कितनी होती है, यहाँ पर दे रखा है 0 होती है। कितनी होती है, 0, याद रखना। इनसाइड अर्थ जो है वो यहाँ पे क्या मिलेगी है, 0 मिलेगी। बाद में और चर्चा कर लेंगे इसके ऊपर, पहले एक बार देख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बाद में चर्चा और कर लेंगे। एक बार जो मैंने पढ़ाया उसे देख लेते हैं। ये रहा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो W/m से बताया जा रहा है, ठीक है, W/m से बताया जा रहा है, और Gm/r ही आता है। वर्क डन नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव साइन लगा रखा है इसने, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -Gm/r आ रहा है, ठीक है। एनर्जी स्केलर होती है कि वेक्टर, स्केलर होती है। पोटेंशियल स्केलर होता है कि वेक्टर, किसने कहा, स्केलर होता है। हाँ, ये है एस्केप वेलोसिटी। आखिर एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये पेन या रॉकेट ले लो, रॉकेट को क्या करें कि अर्थ से एस्केप करवाना है, अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करवाना है, समझ लो भाई। कई बार आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको उछाल रहे हो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी वो ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा है ना। चलो आज अपन इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी